हेलो फ्रेंड। हम इस वीडियो में अपना सेकेंड यूनिट कंप्लीट करेंगे और उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसे कवर करेंगे। जैसा कि हमने पहला यूनिट कंप्लीट कर लिया है और उससे रिलेटेड जितने भी पीवाई की हैं वो जल्दी ही हम अपलोड कर देंगे। इस वीडियो में हम जितने भी 2023 और 24 में आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जावा से उसे उससे रिलेटेड सभी हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहली यूनिट का हमने वन शॉट वीडियो बना दिया है ऑलरेडी। अगर आपको नहीं पता तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। जितने भी क्वेश्चन सेकंड यूनिट से आए हैं अभी तक, येलो वाला ये जितने भी हैं आज हम ये येलो वाले मार्क्स वाले सारे हम आज कंप्लीट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो पहला इसमें दिया गया है डिफाइन द एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन क्या होता है? सो जब हम अपना कोड अपने एडिटर में लिखते हैं और रन करवाते हैं तो वहाँ पे दो चांसेस होता है आउटपुट आने का। फर्स्ट एरर एंड सेकंड कंप्लीटली एग्जीक्यूट। जैसे ही कंप्लीटली हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है वहाँ पे दिखाता है कोड एग्जीक्यूशन विद द जीरो एरर। अगर हमारा कोड जो है एबनॉर्मल एग्जीक्यूट हो रहा है तो वहाँ पे दिखाएगा कोड एग्जीक्यूशन विद द एरर, उसके बाद दिखा देगा वहाँ पे वन। सो एक्सेप्शन होता क्या है? एक्सेप्शन का मतलब होता है कि अनवांटेड एरर जब अगर हो जाता है हमारे कोड में तो उसे एक्सेप्शन कहते हैं। सो देखते हैं। एंड एक्सेप्शन इज एन इवेंट दैट occur ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम एंड डिस्टर्ब द नॉर्मल फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन। मीन्स हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जब एक्सेप्शन आता है तो हमारा कोड जो होता है abnormal कंडीशन में एग्जीक्यूट हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि हमारा कोड स्मूथली और नॉर्मल कंडीशन में एग्जीक्यूट हो, इसलिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज करते हैं। एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो लेते हैं। जस्ट लाइक वी प्रिपेयर फॉर अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन इन प्रोग्रामिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग prepares for unexpected input logic error or system failures। मीन्स एक्सेप्शन हैंडलिंग का हम इसलिए यूज करते हैं कि जो अनएक्सपेक्टेड जो एरर आता है या सिस्टम फेलियर आता है उसे रिड्यूस करने के लिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में। मेन पर्पस क्या होता है? टू ग्रेसफुली हैंडल एरर इंस्टेड ऑफ क्रैशिंग द प्रोग्राम, टू मेंटेन नॉर्मल फ्लो ऑफ द एप्लीकेशन को नॉर्मल फ्लो के लिए यूज करते हैं। टू सेपरेट एरर हैंडलिंग कोड फ्रॉम रेगुलर लॉजिक को रेगुलर मींस आपके लॉजिक में कुछ ना कुछ जरूर एरर आएगा। सो उस एरर को प्रिवेंट करने के लिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज करते हैं। लाइक कॉमन सम एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है? अगर आप एक नंबर को जीरो से डिवाइड करोगे तो वहां पे एक्सेप्शन आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे आप डिवाइड कर ही नहीं सकते, 10 को जीरो से डिवाइड कर ही नहीं सकते, तो वहां पे एक्सेप्शन आएगा, अर्थमेटिक एक्सेप्शन आएगा। सो हम जो है एक 10 नंबर ले लिए और यूजर से इनपुट डिफाइन करवा रहे हैं कि आप इनपुट दीजिए और उसे डिवाइड करवा रहे हैं। अगर यूजर जीरो इनपुट दे देगा सो वहाँ पे तो एक्सेप्शन आ जाएगा। सो उस कंडीशन को हैंडल करने के लिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज कर लेंगे। जैसे ही यूजर जीरो देगा वैसे ही हम प्रिंट करवा देंगे इनवैलिड इनवैलिड नंबर। एंड अगर फाइल को कनेक्ट करवा रहे हैं हम डाटाबेस से, वहाँ पे अगर फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती तो वहाँ पे फाइल नॉट फाउंड कर देंगे। वैसे ही अगर इनवैलिड इंडेक्स जो है हम किसी एरे से सर्च कर रहे हैं, एक एक्सेप्शन आ जाता है। एक्सेसिंग नल ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग, जैसे स्ट्रिंग एक बनाए और उसमें से लेंथ हम चेक करने लगे, उसका लेंथ ही नहीं है जो कि वो नल को क्योंकि पॉइंट कर रहा है। अब उसके बाद डिफरेंस बिटवीन एक्सेप्शन एंड एरर इन जावा। सो देखते हैं। बेसिकली एक्सेप्शन क्या होता है? प्रॉब्लम दैट ऑकर ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कैन बी हैंडल्ड। जो आपका एक्सेप्शन होता है वो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम पर आता है और इसे हैंडल किया जा सकता है। जबकि जो आपका एरर होता है सीरियस इशू दैट ऑकर एट रन टाइम एंड कांट कैन नॉट बी हैंडल्ड, इसे हैंडल नहीं किया जा सकता। लाइक आपका मेमोरी ही फेल हो गया, स्टैक ओवरफ्लो हो गया। सो इन सब प्रॉब्लम को आप हैंडल नहीं कर सकते हैं। एंड अगर आप समथिंग नंबर दैट इज डिवाइडेड बाय जीरो दिया गया है तो उसे आप हैंडल कर सकते हैं। रिकव आपका एक्सेप्शन जो होता है उसे रिकवर कर सकते हैं, जबकि एरर को रिकवर नहीं कर सकते हैं। और पैकेज जो आपका एक्सेप्शन होता है वो जावा डॉट लॉन्ग डॉट एक्सेप्शन पैकेज में होता है और एरर इसी इसी तरह से जावा डॉट लॉन्ग डॉट एरर पैकेज में होता है। एग्जांपल जैसे कि नल पॉइंट एरर हो गया, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन हो गया, उसके बाद अर्थमेटिक हो गया, इधर स्टैक ओवरफ्लो हो गया, और उसके बाद वर्चुअल मशीन एरर आ गया, सिस्टम फेलियर हो गया, यूज केस क्या है, इनपुट इनपुट एरर हो गया, रॉन्ग लॉजिक हो गया, इनवैलिड डाटा etc। ऐसे बहुत सारे यूज केस हैं इसमें। हैंडल कैसे करेंगे? ट्राई कैच लगा के यहाँ यूजली हैंडल हम कर ही नहीं सकते हैं। सो आते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे ट्राई लगा दिया, अभी ये ट्राई आपको आगे बताऊंगा, बस आप यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए। ट्राई विथ कैच होता है। ट्राई उसके अंदर हमारा स्टेटमेंट वो आएगा जहाँ पे एक्सेप्शन आने का चांसेस ज्यादा रहता है। ज्यादा मतलब एक्सेप्शन देगा ही देगा वो। सो यहाँ पे इंट ए इज इक्वल टू, जब 10 को डिवाइड करेंगे जीरो से तो वहाँ पे अर्थमेटिक एक्सेप्शन आएगा। इसमें ट्राई वाले में वो स्टेटमेंट लिखते हैं जो एरर देगा।
और कैच उस एक्सेप्शन को कैच करके प्रिंट करेगा इस कैच कैच ब्लॉक के अंदर। मीन्स ट्राई ब्लॉक के अंदर तो आपका आ जाएगा वो स्टेटमेंट जो एरर देने वाला है। अभी देखेंगे उसे एग्जांपल से। एग्जांपल फॉर एरर, एरर के लिए जैसे कि हमने मेन एक फंक्शन बनाया और मेन को ही कॉल करने लगे रिकर्सिवली, सो ये क्या करेगा, स्टैक ओवरफ्लो कर देगा। इसको आप हैंडल ही नहीं कर सकते स्टैक ओवरफ्लो को। टाइप ऑफ एक्सेप्शन इन जावा, पहला होता है इनबिल्ट एक्सेप्शन। पहले आपको एक मैं डायग्राम दिखाता हूँ, उससे आपको क्लियर होगा। टाइप ऑफ एक्सेप्शन कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन होता है, उसके बाद इनबिल्डिंग एक्सेप्शन होता है, इनबिल्ट एक्सेप्शन। सो इनबिल्ट एक्सेप्शन दो टाइप के होते हैं। पहला होता है चेक्ड एक्सेप्शन और दूसरा होता है अनचेक्ड एक्सेप्शन। अब चेक्ड एक्सेप्शन फर्दर क्लासिफाई होता है, लाइक क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, इंटरप्टेड एक्सेप्शन, आईओ एक्सेप्शन, इंस्टॉलेशन एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन, फाइल नॉट फाउंड। इसी तरह से ये अनचेक्ड एक्सेप्शन होता है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, नल पॉइंट एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। इसी तरह से स्ट्रिंग आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, एरे स्टोर एक्सेप्शन। सो पहले पढ़ते हैं इनबिल्ट एक्सेप्शन, फिर यूजर डिफाइन एक्सेप्शन। सो इनबिल्ट एक्सेप्शन क्या होता है? जो प्री डिफाइंड है इन जावा में, पहले से ही उसे डिफाइन किया गया है कि इस टाइप का एक्सेप्शन आएगा तो इसे हम हैंडल कर सकते हैं। जावा पहले से ही इनको डिस्क्राइब करके रखा है कि इस टाइप का एक्सेप्शन आएगा तो आप ये ट्राई कैच और फाइनली या फिर सब मेथड डिफाइन किया गया है जावा में जिससे आप उसे हैंडल कर सकते हैं। Java already provide many ready-made exception to handle common error. एग्जाम्पल देख लो, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, नल पॉइंट एक्सेप्शन, एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, आईओ एक्सेप्शन हो गया। सो जैसे एक एग्जांपल देते हैं, अर्थमेटिक एक्सेप्शन का हो गया, जीरो से डिवाइड कर देंगे, अर्थमेटिक एक्सेप्शन देगा। अब इसे फर्दर डिवाइड किया गया है किसे, ये जो इनबिल्ट एक्सेप्शन है इसे दो कैटेगरी में फर्दर डिवाइड किया गया है। पहला है चेक्ड एक्सेप्शन, तो जिसे कंपाइल टाइम एक्सेप्शन भी कहते हैं, और दूसरा है अनचेक्ड एक्सेप्शन जिसे रन टाइम एक्सेप्शन कहते हैं। चेक डिफ सेशन क्या होता है? जावा फोकस्ड ऑन हैंडल दिस यूजिंग ट्राई एंड कैच। जो जो चेक डिफ सेक्शन होता है मींस कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, उसे हम ट्राई एंड कैच से हैंडल कर सकते हैं। और they occur due to the external problem like file not found, database error, compiler check them, so you must handle them। क्या होता है कि जो चेक डिफ सेक्शन होता है वो कंपाइल टाइम एरर देता है, मींस जैसे ही आपका प्रोग्राम कंपाइल होगा तो ऐसे ही वो एरर दे देगा। जबकि रन टाइम एक्सेप्शन वो होता है जो कि पहले आप कंपाइल करेंगे कोड को तो उसमें एरर नहीं देगा, लेकिन जैसे ही आप रन करेंगे वैसे ही आपका एरर आ जाएगा, उसे अनचेक्ड एक्सेप्शन कहते हैं। जैसे कि आप जीरो को डिवाइड करेंगे, जब 10 को जब डिवाइड करेंगे है आप जीरो से, तो वो कंपाइल टाइम पे तो प्रोग्राम में एरर नहीं रहेगा, बट जैसे ही आप रन करेंगे प्रोग्राम को वैसे ही एक्सेप्शन दे देगा। तो दूसरा देखते हैं, दूसरा है यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन, जिसे कस्टम एक्सेप्शन कहते हैं। You create your own exception class based on specific need, user extend exception or extend runtime exception। यूजर डिफाइन एक्सेप्शन क्या होता है कि यूजर अपने से एक्सेप्शन डिफाइन करेगा। आप सुने होंगे क्या कहते हैं, थ्रो एंड थ्रोज कीवर्ड, ये जो होते हैं ये यूजर डिफाइन एक्सेप्शन होते हैं। सो इनको देखते हैं। जो यूजर डिफाइन एक्सेप्शन होता है, लाइक ये देखो आप, थ्रो एंड थ्रो कीवर्ड यहाँ पे यूज किया गया है ना, थ्रो एंड थ्रो कीवर्ड, ये यूजर डिफाइन एक्सेप्शन होते हैं। ये प्रोग्राम आपको, अच्छा अभी थोड़ा ट्राई करो समझने का, अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं आगे इसे बताऊंगा। सो कोड को एनालाइज करते हैं। पहले फ्लो ऑफ कंट्रोल कहाँ आएगा? टेस्ट क्लास के अंदर, फिर वहां से जाएगा मेन मेथड में, फिर वहां से आपने डिक्लेयर किया है एज इज इक्वल टू 60, सो इफ ब्लॉक के अंदर आएगा। इफ ब्लॉक में आपने दिया है एज की वैल्यू लेस देन और लेस देन 80 होनी चाहिए, सो यहाँ पे इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि थ्रो कीवर्ड का यूज किया गया है विद क्रिएटिंग ए न्यू ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड माई एक्सेप्शन। यहाँ पे माई एक्सेप्शन नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है, और हम जानते हैं ऑब्जेक्ट उसी का बना सकते हैं जिसका क्लास होता है। सो यहाँ पे हमें नीड है कि ऑब्जेक्ट क्लास हम बनाए माई एक्सेप्शन का, और माई एक्सेप्शन एक्सटेंड कर रहा है एक्सेप्शन को। ठीक, अब एक्सेप्शन को एक्सटेंड कर रहा है तो हमने क्या बनाया, माई एक्सेप्शन का कंस्ट्रक्टर बनाया है, और यहाँ से हमने कंस्ट्रक्टर बनाकर यहाँ माई एक्सेप्शन में पास किया है एज मस्ट बी 80 और एबव, पास कर दिया है किसमें, कंस्ट्रक्टर में। सो यहाँ पे मैंने माई एक्सेप्शन नाम का जो कंस्ट्रक्टर बनाया है उसके अंदर पास किया है एज ए स्ट्रिंग MSG। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम सुपर कीवर्ड यूज करके MSG पास कर रहे हैं। अब सुपर कीवर्ड क्यों यूज होता है? सुपर कीवर्ड इसलिए यूज होता है क्योंकि जो भी सुपर के अंदर पैरामीटर दिया जाता है वो एज ए पास होता है पेरेंट क्लास को। यहाँ पे पेरेंट क्लास क्या है? एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शन के अंदर सब मेथड डिफाइन किए गए होंगे जहां से आपका ये जो एज मस्ट बी 80 और एबव प्रिंट हो जाएगा वहां से। ओके, सो अगर आपकी एज जो है 80 से बड़ी है, सो डायरेक्ट ये प्रिंट प्रिंट हो जाएगा, आप एलिजिबल है। सो आई होप आपको कोड समझ में आया होगा। अगर आपको देखो, अगर आपको इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट और विद सुपर कीवर्ड का कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, सो यहाँ पे आपको ये कोड नहीं समझ में आएगा।
बट मैंने ट्राई किया अपने साइड से पूरा कंप्लीट आपको एक्सप्लेन करने की। सो हमने क्या क्या देखा, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन जो यूजर डिफाइन करता है, और यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन अभी मैंने आपको बताया था, थ्रो एंड थ्रो कीवर्ड यूज करते हैं उसमें। बट अभी हम इन डेप्थ नीचे फिर से इसे डिस्कस करेंगे, थ्रो एंड थ्रो कीवर्ड, आप टेंशन मत लीजिएगा। और उसके बाद इनबिल्ड एक्सेप्शन जो जावा में इनबिल्ड रहता है उसको वो दो टाइप का होता है, पहला है चेक्ड एक्सेप्शन, दूसरा है अनचेक्ड एक्सेप्शन। पहला चेक्ड एक्सेप्शन को आपको बताया था कंपाइल टाइम एक्सेप्शन होता है, वेयर एज अनचेक्ड एक्सेप्शन आपको बताया था रन टाइम एक्सेप्शन होता है। कंपाइल टाइम एक्सेप्शन वो होता है जो आपके कंपाइल के टाइम में ही एरर दे देता है। लाइक आप जैसे कि डाटाबेस से कनेक्ट कर रहे हैं, आपका फाइल है, आप कंपाइल करेंगे कोड, अगर आपका डाटाबेस से फाइल कनेक्ट नहीं रहेगा तो ऐसे ही वो क्या कर देगा, एक्सेप्शन दे देगा, एरर दे देगा, एक्सेप्शन दे देगा, सॉरी, एक्सेप्शन दे देगा। और अगर आप एक क्लास बनाए और क्लास को आपने सॉरी, आप क्लास बनाए ही नहीं, उसका ऑब्जेक्ट बना दिए, तो वहां पे कंपाइल जैसे ही कोड करेंगे वैसे ही आपको एरर मिल जाएगा। वेयर एज अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या होता है, कंपाइल टाइम में आपको सक्सेसफुली आपका कोड कंपाइल हो जाएगा, बट जैसे ही आप रन करेंगे उसे एरर दे देगा, लाइक अर्थमेटिक एक्सेप्शन। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, आप जैसे 10 है, 10 को डिवाइड करेंगे 0 से, वहाँ पे आप कंपाइल करेंगे तो 0 नहीं आएगा, लेकिन जैसे एक्सेप्शन नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही आप उसे रन करेंगे वहाँ पे एक्सेप्शन आ जाएगा। सो हमने क्या कर लिया था, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन ऊपर पढ़ लिया था, अब बिल्ड इन एक्सेप्शन भी पढ़ लिया था, अब उसके पार्ट फर्दर यहाँ अंदर पढ़ेंगे। उसमें से पहले पढ़ते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन, जिसे रन टाइम एक्सेप्शन कहते हैं। सो इसका पहला पार्ट है अर्थमेटिक एक्सेप्शन, जिसे 0 से डिवाइड करेंगे वो अर्थमेटिक एक्सेप्शन देगा। मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ तो फास्ट ही पढ़ाऊंगा। क्लास कास्टिंग एक्सेप्शन मींस आपने एग्जाम्पल ही देखते हैं, आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक, अब वो ऑब्जेक्ट को आपने क्या किया, इंटीजर, फिर इंटीजर नम नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ओबीजे बनाए हो, इसका टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट, इसका टाइप ऑब्जेक्ट है, आपने यहाँ पे ओबीजे पास किया और कास्ट क्या कर रहे हैं, इंटीजर। मींस ये ऑब्जेक्ट टाइप है, आप इसे इंटीजर बना रहे हैं, सो यहाँ पे आप इंटीजर नहीं बना सकते। सो देखते हैं, occur when try to cast an object to an incompatible क्लास, मीन्स आप क्लास को दूसरे डाटा टाइप में कास्टिंग कर रहे हैं, वहां पे आपका क्लास कास्ट एक्सेप्शन आएगा। सो दूसरा है नल पॉइंट एक्सेप्शन। नल पॉइंट क्या होता है, जब आप सो क्या होता है, occur when accessing a method or variable on a null object। आप जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल से देखते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग str इज इक्वल टू नल है, बट आप स्ट्रिंग का लेंथ प्रिंट करवा रहे हैं। अब भाई जब वो नल को पॉइंट कर रहा है तो आप उसका लेंथ प्रिंट करवाएंगे तो वो तो एक्सेप्शन ही देगा, सो नल पॉइंट एक्सेप्शन देगा। एरे आउट ऑफ बाउंड, ये क्या करता है कि आपने एक एरे डिक्लेयर किया और उसके अंदर आपने इनवैलिड एरे का इंडेक्स एक्सेस करने लगे। लाइक आपका एरे का लेंथ यहाँ पे दिया गया है 3 और आप जो है यहाँ से एक्सेस करना चाह रहे हैं 5, सो आपको एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन देगा। एरे स्टोर एक्सेप्शन क्या होता है, occur when storing a wrong data type in an array। लाइक आपने क्या किया, आपने यहाँ पे स्ट्रिंग नाम का बनाए हैं एरे और उसके अंदर आप पास कर रहे हैं नंबर, सो वहाँ पे एरे स्टोर एक्सेप्शन देगा। उसके बाद आते हैं इधर, स्ट्रिंग आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन इन जावा। अगर आपको एक स्ट्रिंग दी गई है और उसकी लेंथ 5 है, जैसे ही आप 5 से ज्यादा का इंडेक्स आप प्रिंट करवाने लगेंगे, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन देने लगेगा। चेक डिक्टेशन और कंपाइल टाइम एक्सेप्शन आपको बताया था, चेक डिक्टेशन जो होता है वो कंपाइल टाइम में ही देता है, लाइक आईओ एक्सेप्शन हो गया, जैसे कि इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन हो गया, ये कब आता है, और ड्यूरिंग इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन में आता है। लाइक फाइल, आपने एक फाइल रीडर नाम का आपने ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर पास किया फाइल, फाइल का नेम पास किया फाइल डॉट टी एक्स टी। अब फाइल जो आपकी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, सो वहाँ पे आ जाएगा फाइल आउट इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, जब जब आपने एक फाइल फाइल बनाया ही नहीं और उसे एक्सेस करने लगे, सो फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ जाएगा। क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, आपने क्लास बनाया ही नहीं और क्लास को एक्सेस करने लगे, सो वहाँ पे आ जाएगा क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। उसके बाद कंट्रोल फ्लो इन एक्सेप्शन हैंडलिंग देखते हैं। सो पहले आप आएंगे क्लास टेस्ट में, फिर टेस्ट के अंदर आप मेन मेथड खोजेंगे। मेन मेथड पे आके आप ट्राई ब्लॉक देख रहे हैं, यहाँ पे स्टार्टिंग में ट्राई ब्लॉक दिया गया है, ट्राई ब्लॉक पे आएंगे। पहले कुछ नेसेसरी इंस्ट्रक्शन सुन लो। अगर ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है तो कैच ब्लॉक नहीं एग्जीक्यूट होगा। अगर ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है तब कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और फाइनली हमेशा एग्जीक्यूट होगा। तो देखते हैं, अगर आपका ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया तो कैच ब्लॉक के छोड़ के फाइनली एग्जीक्यूट कर दो, और फाइनली के बाहर जो भी है उसे एग्जीक्यूट कर दो। अगर आपका ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है, मीन्स सम एरर और एक्सेप्शन आ रहे हैं, तब जाके कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और कैच ब्लॉक के बाद फाइनली और उसके बाहर जो भी है फिर वो एग्जीक्यूट होगा। अब आगे बढ़ते हैं, जेवीएम रिएक्शन टू एक्सेप्शन इन जावा। जेवीएम क्या करता है एक्सेप्शन को, देखो,
जब जेवीएम क्या करता है, पहले आपका स्मूथली कोड को रन करता रहता है जेवीएम। अब जेवीएम देखता है, जैसे ही एक्सेप्शन आता है आपके कोड में, जेवीएम फिर देखता है वो हैंडल हो पाएगा या नहीं। अगर हैंडल हो रहा है आपका एक्सेप्शन, तो जेवीएम आपके एक्सेप्शन को हैंडल करके और स्मूथली एग्जीक्यूट कर देगा। अगर हैंडल नहीं हो पा रहा है, सो आपके कोड को टर्मिनेट कर देगा। देखते हैं, इफ एक्सेप्शन इज कॉट, यानी आपका एक्सेप्शन अगर जेवीएम पकड़ ले रहा है, तो जेवीएम उस एक्सेप्शन को मैनेज कर लेगा। मैनेज मीन्स हैंडल करेगा। हैंडल तो आप ही करेंगे, पर एक्सेप्शन का इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए वो हैंडल कर लेगा स्मूथली। जैसे कि यहाँ पे मैंने 10 को डिवाइड कर दिया था 0 से, सो वो अर्थमेटिक एक्सेप्शन दे रहा था, तो उसे हमने यहाँ ट्राई कैच ब्लॉक लगा के हैंडल कर लिया था। बट इफ एक्सेप्शन इज नॉट कॉट, अगर एक्सेप्शन को जेवीएम डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, सो वहां पे एक्सेप्शन प्रिंट करवा देगा, मीन्स आपके कोड को टर्मिनेट कर देगा। सो लाइक आपका स्टैक ओवरफ्लो हो गया, मेमोरी फुल हो गई या सिस्टम फेलियर हो गया, सो वहां पे जेवीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि उसे वो हैंडल कर लेगा। आप एग्जांपल लिख दीजिएगा, लाइक सिस्टम फेलियर हो गया, स्टैक ओवरफ्लो हो गया। अब देखते हैं यूज ऑफ ट्राई एंड कैच एंड फाइनली इन जावा। ट्राई ट्राई ब्लॉक देखते हैं। ट्राई ब्लॉक के अंदर में हम क्या लिखते हैं? ट्राई ब्लॉक के अंदर में हम लिखते वो कोड है जो हमें पता रहता है कि ये एक्सेप्शन देगा ही देगा। लाइक इंट एज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 0, ये एक्सेप्शन देगा ही देगा। सो इसे ट्राई के अंदर लिख देते हैं। अब एक्सेप्शन अगर यहाँ पे दिया, सो एक्सेप्शन के बाद हमें क्या प्रिंट करवाना है, क्या सर्टेन एक्शन प्रिंट करवाना है, यूजर को क्या दिखाना है, उसे हम कैच के अंदर में लिखते हैं। लाइक जैसे ही ये ए डिवाइडेड 10 डिवाइडेड बाई 0 रहेगा, यहाँ पे क्या आएगा? अर्थमेटिक एक्सेप्शन। सो हम क्या यूजर को दिखाएंगे? कैन नॉट डिवाइडेड बाई 0, ये डिस्प्ले करा देंगे यूजर को। सो ट्राई ब्लॉक के अंदर में वही पार्ट जाएगा जो आपको एक्सेप्शन क्रिएट करेगा, जो कोड आपके एक्सेप्शन को क्रिएट करेगा। और कैच के अंदर वो जाएगा जब जो आपको मैसेज प्रिंट करवाना है यूजर को। फाइनली क्या करता है? फाइनली ऑलवेज एग्जीक्यूट वेदर एन एक्सेप्शन ऑकर और नॉट यूज टू क्लोज रिसोर्सेज, जो हमेशा एग्जीक्यूट ही होगा, चाहे आपका एक्सेप्शन आए या ना आए। लाइक एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे एक पूरा ट्राई एंड कैच फाइनली का। इसमें क्या हुआ? पहले हम ट्राई लिखे, फिर उसके अंदर हमने एक कंडीशन लिखा। अगर ये कंडीशन एक्सेप्शन देगी, सो कैच वाला ब्लॉक प्रिंट होगा, और वो इसके अंदर हम वो कंडीशन लिखेंगे जो यहाँ पे एरर आने के बाद दिखाना चाहेंगे, और फाइनली हमेशा एग्जीक्यूट ही होगा आपका फाइनली ब्लॉक। थ्रो एंड थ्रोज कीवर्ड इन जावा, ये हमेशा पूछा जाता है, हमेशा मतलब पूछा ही जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, थ्रो एंड थ्रोज। तो थ्रो हम क्यों यूज करते हैं? बेसिकली थ्रो एंड थ्रोज जो होता है, वो यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन होता है। थ्रो एंड थ्रोज बोथ आर यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन, जो एक्सेप्शन क्रिएट करते हैं। अगर हम चाहे जबरदस्ती अपना एक्सेप्शन बना के उसको प्रिंट करवाना चाहें, सो वो पॉसिबल है, किससे? थ्रो एंड थ्रो कीवर्ड्स का यूज करके। लाइक यहाँ देखते हैं, थ्रो कीवर्ड इज यूज टू थ्रो एंड एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट एक्सप्लिसिटली। हम क्या करते हैं? अपने से ही एक एक्सेप्शन बना के उसे प्रिंट करवाते हैं। लाइक एग्जाम्पल से देखते हैं, यहाँ पे क्या होगा? पहले तो नॉर्मल फ्लो ऑफ कंट्रोल कहाँ से होगा? फ्लो ऑफ कोड एग्जीक्यूशन होगा, मेन क्लास में आएगा, फिर मेन मेथड पाएगा, फिर यहाँ से आ गया ट्राई ब्लॉक के अंदर, फिर हमने ए इज इक्वल टू 10 डिक्लेयर किया है, फिर उसके बाद प्रिंट कराया है आउट ए 10 डिवाइडेड बाई ए, यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या किए हैं? ए इफ इक्वल इक्वल टू 10 अगर हो रहा है, सो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सो हम क्या कर रहे हैं? थ्रो न्यू ऑटोमेटिक एक्सेप्शन नाम का हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और ऑब्जेक्ट में क्या प्रिंट करवा रहे हैं? दिस इज एन एक्सेप्शन अकर, यहाँ पे एक एक्सेप्शन अकर हुआ है। सो थ्रो कीवर्ड क्या करेगा? अब ये थ्रो कीवर्ड अब तुम्हारा एक नया एक्सेप्शन बना के कैच में प्रिंट करवा देगा। फिर से सुनो, यहाँ पे हम कोई एक्सेप्शन आया नहीं। हाँ, यहाँ पे भाई हम क्या किए? ए को पहले कंडीशन लगाए, इफ इक्वल इक्वल टू 10। अब अगर जैसे ही ए इक्वल इक्वल 10 हो रहा है, वैसे ही क्या हम करवा रहे हैं? थ्रो ए न्यू अर्थमेटिक एक्सेप्शन। अब यहाँ से हमने अपना खुद का एक्सेप्शन बना के कैच ब्लॉक में थ्रो करवा रहे हैं। अब यहाँ कैच में क्या होगा? जैसे ही ये एग्जीक्यूट होगा, थ्रो ए न्यू अर्थमेटिक एक्सेप्शन, तैसे ही ये कैच में आके यहाँ पे कैच ब्लॉक में एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्या एग्जीक्यूट होगा? एन एक्सेप्शन अकर। और मैसेज ई डॉट गेट मैसेज क्या करता है? ये जो अंदर दिया गया मैसेज है, ये ई डॉट गेट मैसेज प्रिंट करवा देगा, एन एक्सेप्शन अकर, दिस इज एन एक्सेप्शन अकर, यही आंसर आएगा। फिर से सुनो, एन एक्सेप्शन अकर, ये इतना तो प्रिंट होगा ही होगा। फिर उसके बाद ई डॉट गेट मैसेज में क्या प्रिंट होगा? दिस इज एन एक्सेप्शन अकर, ये वाला मैसेज प्रिंट हो जाएगा। सो ये रहा थ्रो। अब थ्रो का थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। थ्रो कीवर्ड जो होता है वो ऑलवेज प्रेजेंट होता है इनसाइड मेथड बॉडी। सो हम देख सकते हैं यहाँ पे वॉइड मेन एक मेथड है, उसके अंदर ही प्रेजेंट है थ्रो, थ्रो कीवर्ड।
और क्या है, थ्रो वी कैन थ्रो ओनली वन एक्सेप्शन एट ए टाइम। हाँ, जैसे कि यहाँ पे हम बस एक टाइम में अर्थमेटिक ही एक्सेप्शन थ्रो कर पा रहे हैं, ना कि यहाँ पे हम एक और लाइक क्लास नॉट फाउंड और एरे आउट ऑफ इंडेक्स बाउंडिंग, ये सारे अगर हम चाहें यहाँ पे एक साथ प्रिंट करवा लें, वो नहीं हो सकता है। वो किस में होगा? थ्रोज में। थ्रो डील विद ऑब्जेक्ट मीन्स क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। हाँ, यहाँ सही है। हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही तो बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द न्यू कीवर्ड। किसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं? अर्थमेटिक सेक्शन का हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ऑब्जेक्ट बनाकर उसे कैच ब्लॉक में पास कर रहे हैं। और क्या है? यूज फॉर अनचेक्ड एक्सेप्शन। हाँ, ये अनचेक्ड एक्सेप्शन में यूज होता है। अब थ्रोज कीवर्ड देखते हैं। थ्रोज कीवर्ड आर यूज टू डिक्लेयर एन एक्सेप्शन एज वेल एज बाय पासिंग द कॉलर। अब थोड़ा सा इसे देखते हैं कोड से, तभी समझ में आएगा। हमने क्या किया यहाँ पे? मेन क्लास बनाया, फिर मेन क्लास के अंदर मेथड है। मेथड के अंदर में हमने ट्राई बनाया, ट्राई के अंदर मैंने रन नाम का एक मेथड, रन नाम का हमने एक मेथड बनाया है, और ये मेथड स्टैटिक है। आप अगर पहले यूनिट अच्छी से पढ़े होंगे तभी ये कोड आपको समझ में आएगा। फिर भी मैं ट्राई करूंगा, वरना आपको रखना ही पड़ेगा ये कोड। स्टैटिक जो होता है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएशन की जरूरत नहीं पड़ती है। सो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट इसका नहीं बनाना पड़ेगा। तो जैसे ही रन मेथड पे आएगा, वो रन मेथड कॉल करेगा इस वाले वॉइड वाले रन मेथड को। यहाँ पे कॉल होगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? थ्रो अर्थमेटिक एक्सेप्शन। इसमें इस मेथड में हम एक एक्सेप्शन पास कर रहे हैं, जो है अर्थमेटिक एक्सेप्शन। हम पास कर दे रहे हैं वॉइड मेथड को एक अर्थमेटिक एक्सेप्शन। ठीक। अब क्या एक्सेप्शन वो दे रहा है? एस आउट, एस आउट करवा रहे हैं, 10 को डिवाइड करवा रहे हैं 0 से। हम जब 10 को 0 से डिवाइड कराएंगे तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन आएगा, और वो अर्थमेटिक एक्सेप्शन हमने कहाँ पास करवा रहे हैं? ये वॉइड के अंदर, वॉइड मेथड नाम के अंदर प्रिंट करवा रहे हैं। अब जैसे ही वॉइड मेथड नाम के अंदर में एक्सेप्शन आया, अब ये वॉइड मेथड क्या करेगा? पास कर देगा वो एक्सेप्शन को कैच के अंदर। अब यहाँ से वो अर्थमेटिक एक्सेप्शन यहाँ पे पास होते ही क्या करेगा? ई डॉट गेट मैसेज आते ही वहां पे प्रिंट हो जाएगा कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन आ गया है, नॉट डिवाइडेड बाई 0। वहां पे प्रिंट हो जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे एक एक पॉइंट इसका पढ़ते हैं। पास होता है, जैसा कि हमने बताया था, वो पास होता है एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में पास होता है। थ्रो कीवर्ड यूज विद मेथड सिग्नेचर। आप यहाँ पे देख सकते होंगे, देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमने पहले पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वॉइड, उसके बाद रन नाम का एक मेथड बनाया। अब रन मेथड जो इतना होता है, ये मेथड सिग्नेचर होता है। मेथड सिग्नेचर के साथ ही मैंने थ्रो कीवर्ड का यूज किया है। जबकि यहाँ पे हमने क्या किया था? इनसाइड मेथड यूज किया था। ये वॉइड मेन है, इसके अंदर हमने यूज किया था क्या कहते हैं? थ्रो कीवर्ड। जबकि थ्रोज कीवर्ड जो होता है वो साथ में यूज होता है मेथड के। ठीक। और क्या है? वी कैन हैंडल मल्टीपल एक्सेप्शन। हाँ, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अर्थमेटिक एक्सेप्शन ही बस पास कर रहे हैं। अगर हम चाहते यहाँ पे एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन भी पास कर सकते थे। यहाँ पे एक एरे बनाते हैं, उसके बाद उस एरे के लेंथ से ज्यादा की वैल्यू एक्सेस करते, तो यहाँ पे एरे आउट ऑफ इंडेक्स बाउंड एक्सेप्शन आता और वो यूजुअली हैंडल भी हो जाता। सो ये हो गया। थ्रो इज फॉलोड बाय क्लास। हाँ, सही बताया। ये थ्रो जो होता है ये क्लास से ही फॉलो होता है, मींस स्टैटिक ब्लॉक नहीं बनाया होता। ठीक। स्टैटिक अगर हमने मेथड नहीं बनाया होता तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? एक क्लास डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। फिर क्लास को यहाँ पे ऑब्जेक्ट, फिर क्लास को यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक। ऑब्जेक्ट बना के वहां से रन करते हैं। यानी कि थ्रो कीवर्ड एक तरीके से क्लास को ही फॉलो करता है, और ये ऑब्जेक्ट को फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो न्यू कीवर्ड है ये यूज होता है ऑब्जेक्ट डिक्लेयर में। सो थ्रो जो है वो ऑब्जेक्ट में यूज होता है। यहाँ पे हो गया। उसके बाद यूज फॉर चेक डिक्सेप्शन में यूज होता है। थ्रो एंड थ्रू, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं बाइट स्ट्रीम एंड करेक्टर स्ट्रीम। पहले स्ट्रीम पढ़ते हैं क्या होता है। स्ट्रीम इज ए फ्लो ऑफ डाटा बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। जावा यूज स्ट्रीम फॉर परफॉर्मिंग इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन ऑन फाइल नेटवर्क मेमोरी। जो स्ट्रीम होता है ये क्या होता है? एक डाटा को फ्लो करने का वे होता है, मीन्स एक डिवाइस से अदर डिवाइस में, और इनपुट आउटपुट जो रीड करते हैं हम डाटा मेमोरी, जो भी रीड ऑपरेशन राइट ऑपरेशन होता है वो एज ए स्ट्रीम में यूज होता है। अब स्ट्रीम क्या होता है? स्ट्रीम दो टाइप का होता है। स्ट्रीम कितने टाइप का होता है? स्ट्रीम दो टाइप का। पहला होता है बाइट स्ट्रीम, दूसरा होता है करेक्टर स्ट्रीम। अब बाइट स्ट्रीम क्या होता है? बाइट स्ट्रीम वो स्ट्रीम होता है जिसमें हम जो बाइट बाइट का एग्जीक्यूशन करते हैं, मीन्स बाइट को स्टडी करते हैं। लाइक इमेज हो गया, वीडियो हो गया, पीडीएफ हो गया, ये आपका बाइट के फॉर्म में ही आपका जनरेट होता है और एग्जीक्यूट होता है। वेयर एज करेक्टर स्ट्रीम क्या होता है? करेक्टर स्ट्रीम वो स्ट्रीम होता है जहाँ पे हम करेक्टर का यूज करते हैं, करेक्टर को एनालाइज करते हैं। लाइक आप टेक्स्ट मैसेज लिखते होंगे, तो बाइट बाइट स्ट्रीम क्या होता है? बाइट स्ट्रीम आर यूज टू परफॉर्म इनपुट and output of 8-bit bytes. These are suitable for handling all type of binary files such as image, audio, video, PDF, etc. So byte का इसलिए यूज होता है। की फीचर क्या होती हैं? डील विद रॉ बाइनरी डाटा, रीड राइट 1 byte एट अ टाइम, नो नॉट करेक्टर इनकोडिंग अवेयर,
उसके बाद यूजफुल फॉर नॉन टेक्स्ट फाइल, सो बाइट का यूज यहाँ पर होता है। सो इंपॉर्टेंट क्लासेस क्या होती हैं बाइट की, बाइट स्ट्रीम की। इनपुट स्ट्रीम के लिए क्या क्या फाइल्स क्लासेस इंपॉर्टेंट होती हैं? पहला हो गया तुम्हारा फाइल इनपुट स्ट्रीम, बफर इनपुट स्ट्रीम, बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम, ये सब क्या होती है इनपुट स्ट्रीम। इनपुट स्ट्रीम मीन्स आप डाटा को रीड करोगे, एंड आउटपुट स्ट्रीम क्या होती है, आप डाटा को राइट करोगे। लाइक फाइल फाइल आउटपुट स्ट्रीम हो गया, बफर आउटपुट स्ट्रीम हो गया, डाटा डाटा आउटपुट स्ट्रीम हो गया। अब यहाँ पे एक एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ पे हमने क्लास बनाया है डेमो नाम का, फिर डेमो नाम के अंदर हमने मेन मेथड ये आपका है, फिर उसके बाद आप एक फाइल फाइल इनपुट स्ट्रीम का यूज कर रहे हैं। ये आपसे बताया था वो सब क्लासेज होती हैं, इनबिल्ट क्लासेज होती हैं। सो आप यहाँ पे उन क्लासेस का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट के अंदर आप अपने फाइल का नाम लिखेंगे, ए डॉट टी एक्स टी नाम का मैंने फाइल बनाया है। अब यहाँ पे एस आउट करवाएंगे और एफ डॉट रीड करते ही ए डॉट टी एक्स टी के अंदर जो भी आपका लिखा होगा टेक्स्ट वगैरह वो रीड हो जाएगा यहाँ पे। और रीड होगा वो एज ए कैरेक्टर टाइप में, तो यहाँ पे हमने कैर लिख उसे टाइप कास्टिंग कर दिया कैर में। उसके बाद हमने फाइल को क्लोज कर दिया एफ डॉट क्लोज के नाम से। फिर कैरेक्टर स्ट्रीम देखते हैं। कैरेक्टर स्ट्रीम आर यूज टू परफॉर्म इनपुट एंड आउटपुट ऑफ 860 बिट इनकोडिंग कैरेक्टर, दे आर आइडियल फॉर हैंडलिंग टेक्स्ट फाइल। ये कैरेक्टर स्ट्रीम बेसिकली यूज होता है हैंडलिंग टेक्स्ट फाइल के लिए, और वहाँ बाइट वाला बताया था आपको, बाइट डाटा जो भी होते हैं उनके साथ वो इंटरेक्ट करता है, लाइक वीडियो, ऑडियो, इमेज वगैरह। उसके बाद फीचर क्या होते हैं, डीलिंग विद कैरेक्टर, ये डील करता है कैरेक्टर के साथ। यूजेज कैरेक्टर इनकोडिंग, और रीड राइट करता है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। ऑटोमेटिकली हैंडल इनकोडिंग लाइक UTF-8 एंड UTF-60। आप लाइक आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज किए होंगे, VS कोड, और इंटेल से आईडी यूज किए होंगे, वहां पे नीचे दिया होगा आपका UTF-8 और UTF-60। टाइपिंग करते हैं अपना कोड, वो एक एक आपके कैरेक्टर को रीड करता है, फिर उसके बाद वहां से वो एक्शन परफॉर्म करता है। इंपॉर्टेंट क्लासेज इसमें क्या होती हैं, रीड के लिए आपका होता है जो फाइल रीडर हो गया, बफर रीडर हो गया, कैर एरे रीडर हो गया। राइट के लिए क्या होता है, फाइल राइटर हो गया, बफर राइटर हो गया, प्रिंट राइटर हो गया। ये आप याद कर लीजिएगा, लिख देंगे ना तो आप आपका थोड़ा सा थ्योरी का पार्ट भी हो जाएगा, और आपका आपको अगर क्लासेस याद रहेंगी तो उसका ऑब्जेक्ट बनाकर आप प्रोग्राम इजी से लिख सकते हैं। लाइक आपको अभी मैंने वहाँ क्लास पढ़ाया था फाइल रीडर नाम का, सो यहाँ पे मैंने फाइल रीडर का ही ऑब्जेक्ट बना दिया है, और ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने ए डॉट टी एक्स टी को पास करके और उसे रीड करा दिया है, और टाइप कास्टिंग उसका किया है कैर, और एफ डॉट क्लोज से मैंने उस फाइल को क्लोज कर दिया है। अब आपका मल्टी थ्रेडिंग आता है। मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है? मल्टी थ्रेडिंग मीन्स आप मल्टीपल एक्शन साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर रहे हैं। लाइक मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ आपको। जो आपका जावा कोड है वो बेसिकली वन बाय वन आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है लाइन बाय लाइन, बट बेसिकली कंपाइल टाइम भी है। जावा बोथ इंटरप्रेटेड एंड कंपाइल। लाइक आपने एक क्लास बनाया, और क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाया, एक ही क्लास का आपने दो ऑब्जेक्ट बनाए, ठीक। अब क्या होगा, आप पहले एक ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे, फिर दूसरे ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे। अगर आपको नेसेसरी हो गया कि पहले आप ऑब्जेक्ट दो कॉल करेंगे, दूसरे ऑब्जेक्ट कॉल करेंगे, फिर पहला ऑब्जेक्ट आप कॉल करेंगे, सो ये तो जावा में पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। लेकिन जावा में एक कॉन्सेप्ट आ गया फिर, मल्टी थ्रेडिंग। वहां पे आप क्या कर सकते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट को आप साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर सकते हैं, और पहले ऑब्जेक्ट को या तो परफॉर्म करें पहले, या फिर दूसरे ऑब्जेक्ट को परफॉर्म करें पहले, या दोनों साथ ही परफॉर्म करें विद द हेल्प ऑफ द मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट। तो देखते हैं मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है। मल्टी थ्रेडिंग इज a process to execute multiple thread at the same time without dependency of other thread, calling multi threading। so यही मल्टी थ्रेडिंग होती है। so आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज थ्रेडिंग? थ्रेडिंग क्या होती है? बेसिकली थ्रेड जो होता है ना, वो आपके सीपीयू का एक सिंगल यूनिट होता है, यहाँ पे दिया गया है जैसे कि थ्रेड इज बेसिक यूनिट ऑफ सीपीयू एंड इट इज वेल नोन फॉर इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन। सो थ्रेड आपका एक बेसिक यूनिट होता है सीपीयू का। सो आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। यहाँ पे आइएगा और आप लिखिएगा टास्क मैनेजर, आप इसे ओपन कीजिएगा, और यहाँ पे आने के बाद आप इस बार पे आइएगा, ये वाला, और यहाँ पे आ जाइएगा सीपीयू पे। सीपीयू पे आप यहाँ देख सकते हैं कितना आपका थ्रेड अभी काम कर रहा है आपके सिस्टम में। यहाँ पे अभी करेंटली 4553 लगभग समथिंग इतना ही काम कर रहा है। मीन्स ये थ्रेड जो होती है ये एक सिंगल यूनिट होती है सीपीयू के काम करने की। अब आप एक तरीके से थ्रेड को हाथ समझ सकते हैं, आपके पास दो हाथ है, यानी आपके पास दो थ्रेड है। सीपीयू के पास अभी मेरे लैपटॉप में 4400 समथिंग है। मीन्स इतने इसके पास हाथ हैं, ये इतने हाथों का यूज करके आपके कंप्यूटर में वीडियो रिकॉर्ड भी करवा रहा है, वीडियो दिखा भी रहा है, इंटरनल स्ट्रक्चर में जो भी इंटरनल में वर्किंग हो रही है उसे भी करवा रहा है, फिर आपका जो भी है कोड रन करवा रहा है, जो भी काम है
इतने थ्रेड का यूज करके आपका सीपीयू काम कर रहा है, और जबकि अभी मेरा 13% ही सीपीयू यूटिलाइज है। अभी मैं पूरा इसको यूटिलाइज भी नहीं किया हूँ। आप समझ सकते हैं कि ये थ्रेड की वैल्यू इतना ही ना रह के हजार लाख में भी हो सकती है। सो ये एक ओवरव्यू है आपके थ्रेड का। सो थ्रेड आप समझ गए होंगे आई होप। अब आते हैं मेथड पे। तो बेसिकली आपका जो थ्रेड है ये क्लास है जावा के अंदर, और इस क्लास के अंदर मल्टीपल मेथड बने हैं। मीन्स थ्रेड एक क्लास है और थ्रेड के अंदर में मल्टीपल मेथड बने हैं, और वो थ्रेड क्लास के अंदर बने हैं। अब वो मेथड कौन कौन से हैं? लाइक डॉट डिमोन, ये क्या करता है? अगर आपके इंटरनल में कोई थ्रेड चल रहा होगा तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू। यहाँ पे देख सकते हैं, इफ इट्स रन इन बैकग्राउंड, रनिंग इन बैकग्राउंड मीन्स अगर थ्रेड रनिंग बैकग्राउंड में रन हो रहा है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, और अगर नहीं रन हो रहा है सो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। उसके बाद स्टार्ट, आपका स्टार्ट मेथड क्या करता है? थ्रेड को एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करता है, थ्रेड एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करता है स्टार्ट मेथड। अभी ये सब अभी आपके ऊपर से अगर जा रहा होगा सो हम आगे अभी इन डेप्थ से डिस्कस करेंगे, इसका टेंशन आप मत लीजिएगा। रन मेथड क्या करता है? रन मेथड जो ये रन मेथड होता है ना, इसके अंदर में हम अपना कोड लिखते हैं, जिसे हमें मल्टी थ्रेडिंग परफॉर्म करवानी रहती है, उसे हम रन मेथड के अंदर लिखते हैं। अभी हम दिखाएंगे एक कोड से। और स्लीप मेथड क्या करता है? ये करंट करंट एग्जीक्यूशन जो होता है थ्रेड को, उसे कुछ टाइम के लिए स्लीप कर देता है। और वेट क्या होता है? वेट जो करंट थ्रेड अभी जो एग्जीक्यूट हो रहा है, इसे वेट वेट टाइम पे लगा देता है। और नोटिफाई क्या होता है? ये नोटिफाई जो भी आपका थ्रेड वेटिंग स्टेट में है वो उसे मैसेज एज एज ए मैसेज सेंड करता है कि आप रेडी हो जाओ, आप जो है रिज्यूम स्टेट में जाने वाले हो। और नोटिफाई ऑल क्या होता है? ये सभी थ्रेड को एक्टिव स्टेट में लाने के लिए अवेयर करता है। सेट डीमोन क्या होता है? ये जो जो अभी करंट थ्रेड रन हो रहे हैं उन्हें एज ए बैकग्राउंड थ्रेड में कन्वर्ट करता है। स्टॉप क्या करता है? स्टॉप स्टॉप मेथड क्या करता है? ये करंट थ्रेड जो आपका रन हो रहा है उसे टर्मिनेट कर देता है। और रिज्यूम आपको बताया ही था, रिज्यूम क्या करता है? आपका जो भी थ्रेड स्टॉप हो गया है, रिज्यूम मेथड उसे स्टार्ट करता है, रिस्टार्ट करता है। जावा में आप मल्टी थ्रेडिंग कितने टाइप से परफॉर्म कर सकते हैं? सो जावा में हम दो टाइप से मल्टी थ्रेडिंग परफॉर्म कर सकते हैं। पहला है विद द हेल्प ऑफ द एक्सटेंड थ्रेड क्लास, और दूसरा है बाय द इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस। हम रनेबल इंटरफेस का यूज करके भी कर सकते हैं। सो पहला देखते हैं एक्सटेंड एक्सटेंड थ्रेड क्लास का यूज करके। ये सिंपल सा कोड दिया गया है, जो आप पढ़े होंगे, क्या इनहेरिटेंस में क्लास ए है उसे एक्सटेंड किया है क्लास बी। उसके बाद इंडिपेंडेंट टास्क वन है, इंडिपेंडेंट टास्क टू है, ये दोनों इंडिपेंडेंट वर्क करेंगे। बट ये आप एग्जाम में मत लिखिएगा, ये मैं एज ए बस एग्जाम्पल दे दिया था आपको इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, और ये वाला एग्जाम्पल आपको लिखना है एग्जाम। सो आपको देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा होगा, मैं अभी एक एक इंटरनल वर्किंग और सब बताऊंगा इसका। सो देखते हैं एग्जांपल से। हमने बताया था कि थ्रेड जो मल्टी थ्रेडिंग होता है जावा में वो दो टाइप से परफॉर्म हो सकता है। पहला है विद द हेल्प ऑफ द एक्सटेंड थ्रेड क्लास, और दूसरा है रनेबल इंटरफेस के द्वारा। सो यहाँ पे हम एक्सटेंड थ्रेड क्लास के द्वारा देखेंगे। सो यहाँ पे हमने एक अपना बनाया है थ्रेडेड प्रोग्राम नाम का क्लास, जिसे एक्सटेंड करवा दिया है थ्रेड क्लास से। उसके बाद उसके अंदर मैंने बताया था आपसे रन नाम का एक मेथड होगा, जिसमें हमने बताया था कि एक रन नाम का मेथड होगा, और रन नाम के मेथड के अंदर हम अपना सारा कोड लिखेंगे, जिसे हम परफॉर्म करवाना चाहते हैं मल्टी थ्रेडिंग। उसके बाद यहाँ पे मेन मेथड है आपका, और मेन मेथड में आपका मैंने वो जो क्लास बनाया था थ्रेडेड प्रोग्राम का, उस मेन मेथड के अंदर मैंने उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, दो ऑब्जेक्ट बना दिए हैं। अब जो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट वन क्रिएट किया है, उसका हम क्या कर रहे हैं? थ्रेड नेम रख रहे हैं, उस थ्रेड का नेम हम रख रहे हैं थ्रेड वन। एंड ऑब्जेक्ट टू जो हमने क्रिएट किया है, उस ऑब्जेक्ट से जो थ्रेड क्रिएट होगा उसका हम थ्रेड का नाम रख रहे हैं थ्रेड टू। अब फिर उसके बाद आपसे बताया ही था स्टार्ट मेथड क्या करता है? थ्रेड को स्टार्ट करता है। सो टी वन डॉट स्टार्ट से हमारा थ्रेड टी वन स्टार्ट हो जाएगा, एंड टी टू डॉट स्टार्ट से हमारा टी टू थ्रेड स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ से हम फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को आपको बताते हैं। देखिए, यहाँ पे अगर हम T1 डॉट रन मेथड भी कॉल करते हैं तो भी वही सेम एग्जीक्यूशन होता। बट 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 नोट कीजिएगा, अगर हम यहाँ पे T1 डॉट रन लिखते हैं और उसे एग्जीक्यूट कराते हैं, और यहाँ पे T2 डॉट रन लिखते हैं और उसे एग्जीक्यूट कराते हैं, तो पहले हमारा T1 पहले एग्जीक्यूट होता, देन T2 एग्जीक्यूट होता। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे स्टार्ट लिखेंगे, ये साइमल्टेनियसली दोनों कॉल होंगे। ये जो रन मेथड है ये दोनों को साइमल्टेनियसली कॉल कर लेंगे। अब एक बार जब ये दोनों कॉल हो गए तो ये एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, और ये एग्जीक्यूशन स्टार्ट होते ही इसके अंदर मैंने लिखा है थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड डॉट गेट नेम। ये जो है, ये गेट नेम क्या करेगा? ये जो करंट थ्रेड का नेम है उसे प्रिंट करवा देगा यहाँ पे। और ये रटना ही पड़ेगा आपको। अगर आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। पहले आपका जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है वो आएगा क्लास के अंदर, मेन क्लास में।
पहले वो देखेगा थ्रेडेड प्रोग्राम नाम के क्लास को। फिर यहाँ से वो जाएगा आपके मेन मेथड के अंदर, मेन मेथड खोजेगा, और मेन मेथड के अंदर आते ही वो देखेगा कि थ्रेडेड प्रोग्राम का मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट भी क्रिएट किया है। फिर वो आएगा देखेगा टी डॉट सेट नेम से मैंने ऑब्जेक्ट वन का जो थ्रेड क्रिएट कर रहा हूँ उसका मैं नाम लिख रहा हूँ थ्रेड वन, एंड टी डॉट सेट नेम टू से मैंने जो थ्रेड टू से थ्रेड क्रिएट करूंगा उसका नाम रख रहा हूँ थ्रेड टू, और टी वन डॉट स्टार्ट से मैंने थ्रेड थ्रेड वन स्टार्ट किया, और टी टू डॉट स्टार्ट है थ्रेड टू स्टार्ट किया। जैसे ही स्टार्ट मेथड को मैं कॉल करूंगा, ये क्या करेगा, ये जाएगा मेन मेथड के पास और मेन मेथड से कहेगा तुम रन नाम के मेथड को कॉल करो तुरंत, इमीडिएटली। सो वहां से रन मेथड कॉल होगा और ये फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। ये बहुत हाई, मतलब आपको इंटरनल स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे होता है, बट आपको रटना ही पड़ेगा। ये हो गया आपका विद द हेल्प ऑफ द एक्सटेंड कीवर्ड। उसके बाद बाई रनेबल इंटरफेस, रनेबल इंटरफेस सेम वैसे ही है, बस इसमें क्या होगा कि आपको जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, आप जानते ही हैं एब्स्ट्रैक्शन में पढ़ा था कि जिसका हम इंटरफेस बनाते हैं उसका हम ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना होगा, आपको एक ऑब्जेक्ट बना के उस ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में पास करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं वहाँ एब्स्ट्रैक्शन में हमने देखा था 4 पिलर में से एक पिलर जो अब्स्ट्रैक्शन था उसमें इंटरफ़ेस का यूज़ करके जो अब्स्ट्रैक्शन गेन करते थे वो 100% होता था, और जो इंटरफ़ेस होता था उसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर पा रहे थे। सो इसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट हम नहीं कर पाएँगे, बट एक का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसे एज़ ए रेफ़रेंस दूसरे में पास करेंगे। यहाँ पे बस इतना ही चेंज है, नहीं तो एक्सटेंड और ये दोनों सेम ही है। लाइक हमने थ्रेडेड प्रोग्राम का एक क्लास बना लिया, फिर इसे इम्प्लीमेंट करवा दिया रनेबल से। फिर वो वाला प्रोग्राम जो ओवरराइड वाला कॉन्सेप्ट सेम यहाँ पे भी चल रहा है। फिर नीचे जो हमने यहाँ पे बनाया है ऑब्जेक्ट, ये मैंने थ्रेड नाम का पहले ऑब्जेक्ट बना लिया है। थ्रेडेड प्रोग्राम का। इसे मैंने थ्रेड क्लास जो था उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसके अंदर मैंने ये जो थ्रेडेड प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट बनाया हूँ उसे पास किया हूँ यहाँ पे, और उसका नाम एज ए थ्रेड वन पास कर दिया हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया हूँ थ्रेडेड क्लास दूसरे वाले का ऑब्जेक्ट, उसके अंदर फिर से वही जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट पास कर दिया हूँ और इस थ्रेड को थ्रेड टू दे दिया हूँ, और दोनों को स्टार्ट कीवर्ड से स्टार्ट कर दिया हूँ। अब क्या होगा, अब स्टार्ट मेथड से आपका जो है वो मेन के पास जाएगा और कहेगा इमीडिएट वेट से पे आप तुरंत कॉल कीजिए रन मेथड को, ये रन मेथड के पास आएगा और यहाँ से थ्रेड निकाल लेगा, थ्रेड थ्रेड निकालने के बाद आपका यहाँ पे थ्रेड नेम प्रिंट कर देगा। सो ये हो गया आपका बाय यूजिंग द रनेबल इंटरफेस से थ्रेड को हमने बनाया। थ्रेड की लाइफ साइकिल थोड़ा सा समझते हैं, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमेशा पूछता है। पहले क्या होगा, पहले आपका थ्रेड क्रिएट होगा विद द हेल्प ऑफ द न्यू, न्यू कीवर्ड से क्या होगा, हमारा थ्रेड क्रिएट होगा, और रनेबल से क्या होगा, रेडी होगा, रेडी होगा रन होने के लिए, बट नॉट रनिंग, रेडी होगा बस। और रनिंग में क्या होगा, आपका थ्रेड जो है एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, वो रन कर रहा है थ्रेड, और जैसे ही वेट और स्लिप और सस्पेंड आएगा वैसे ही आपका थ्रेड ब्लॉक हो जाएगा, थ्रेड एग्जीक्यूशन नहीं होगा। बट जैसे ही आप रिज्यूम कर रहे हैं, री नोटिफाई कर रहे हैं, नोटिफाई ऑल करेंगे, वो एज ए फिर से रिकवर हो जाएगा, फिर से रनेबल स्टेट में चला जाएगा, रनिंग के लिए रेडी हो जाएगा। जैसे ही वो रनिंग मेथड में आता है, वो रनिंग करने लगेगा, और आफ्टर रनिंग वो डेडी स्टेट में चला जाएगा। सो ये रहा थ्रेड की लाइफ साइकिल। थ्रेड लाइफ साइकिल को देखते हैं। सो न्यू क्या होता है, न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं क्रिएट करने के लिए, बट नॉट स्टार्ट, स्टार्ट नहीं होता है। रनेबल में क्या होगा, जैसे ही आप थ्रेड को स्टार्ट करेंगे वैसे ही वो रेडी स्टेट में आ जाता है, बट रन नहीं होता है, बस रेडी स्टेट में आता है रन होने के लिए। उसके बाद रनिंग में क्या होता है, रेडी स्टेट में आने के बाद तुरंत रन, जैसे ही रनिंग मेथड कॉल होगा वो रन करने लगेगा, आपका थ्रेड रन करने लगेगा। पर जैसे ही ब्लॉक और वेट और स्लीप स्टेट कॉल होगा वैसे ही आपका जो थ्रेड है वो स्टक हो जाएगा, स्लीप स्टेट में चला जाएगा। अगर आप रनेबल में फिर से जाना चाहते हैं, सो वहाँ पे नोटिफ़ाई करेंगे और नोटिफ़ाई और करेंगे और रिज़्यूम करेंगे, फिर से वो रनेबल में चला जाएगा, फिर से रनेबल के बाद रनिंग में आ जाएगा, रनिंग के बाद जैसे ही वो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूशन हो जाएगा, मीन्स आपका जैसे ही आपका ब्लॉक ऑफ कोड कंप्लीट हो जाएगा, वो थ्रेड टर्मिनेट हो जाएगा, मीन्स थ्रेड फिनिश हो जाएगा। सो ये रहा आपका थ्रेड की लाइफ साइकिल। यहाँ पे देख लो, न्यू से क्या होगा, क्रिएट होगा थ्रेड, रनेबल से हो जाए रेडी हो जाएगा रन के लिए, रनिंग से क्या होगा, एक्चुअली एग्जीक्यूटिंग हो जाएगा, वेटिंग से क्या होगा, टेम्परेली पॉज हो जाएगा, डेट से क्या होगा, एग्जीक्यूशन फिनिश हो जाएगा। सो ये रहा थ्रेड की लाइफ साइकिल। पढ़ते हैं थ्रेड की प्रायोरिटी। क्या होती है थ्रेड की प्रायोरिटी? थ्रेड की प्रायोरिटी जो सेट की जाती है वो बिटवीन रेंज 1 to 10 सेट की जाती है।
जो 1 प्रायोरिटी होती है वो लोवेस्ट होती है, और जो 10 प्रायोरिटी होती है वो हाईएस्ट होती है। और बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है थ्रेड की प्रायोरिटी वो 5 सेट हो जाती है बाय डिफ़ॉल्ट ही। लाइक एक एग्ज़ाम्पल से देखते हैं, जैसे कि हम अपना 2 थ्रेड एग्ज़ीक्यूट करवा रहे हैं, उनमें से हमारा एक जो है इम्पोर्टेंट थ्रेड है, हमें उसे यूज़र को पहले दिखाना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम उस थ्रेड की प्रायोरिटी 10 सेट कर देते हैं, ताकि यूज़र को वो पहले अपीयर हो जाए। एंड जिसे हमें लास्ट में दिखाना है उसकी प्रायोरिटी हम 1 सेट कर देते हैं। सो देखते हैं, थ्रेड की प्रायोरिटी आपको जैसा कि बता ही दिया है, रेंज 0 टू 1 टू 10 होती है, एंड डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट 5 सेट हो जाती है, 1 मिनिमम होती है, 10 उसकी मैक्स प्रायोरिटी होती है। और उसे लिखते कैसे हैं थ्रेड प्रायोरिटी को? पब्लिक स्टैटिक इंट इंट नॉर्मल प्रायोरिटी। जो ये 5 है, ये नॉर्मल प्रायोरिटी है। सो नॉर्मल प्रायोरिटी एंड मिन प्रायोरिटी को पब्लिक स्टैटिक इंट मिन प्रायोरिटी एंड पब्लिक स्टैटिक इंट मैक्स प्रायोरिटी से लिखते हैं। और अगर हमें करंट थ्रेड को निकालना है कि कौन सा करंट थ्रेड अभी चल रहा है, तो उसके लिए हम मेथड यूज करते हैं, करंट थ्रेड नाम के मेथड को यूज करते हैं। और अगर हमें करंट थ्रेड मेथड के नाम को अपने से ही सेट करना है, मीन्स एक तो होता है जो सिस्टम सेट करके चलता है, और अगर आप चाह रहे हैं कि आप अपने से थ्रेड की प्रायोरिटी का नाम सेट करें, तो सेट नेम करके एक मेथड आता है, उसमें आप अपने प्रायोरिटी का नाम डाल देंगे तो आप अपने नेम की प्रायोरिटी को सेट कर सकते हैं। उसके बाद गेट नेम मेथड से क्या होता है, आपके जो थ्रेड का नेम है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। लाइक एक एग्जांपल देते हैं, इसमें दिया हूँ मैंने माई थ्रेड एक्सटेंड कर रहा है थ्रेड को, और इसके अंदर मैंने वही रन नाम का मेथड लिख दिया है, उसके बाद प्रिंट करवा रहा हूँ थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड डॉट गेट नेम। उस करंट थ्रेड जो अभी चल रहा है उसके नेम को मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। एंड गेट प्रायोरिटी से मैं प्रायोरिटी पा जाऊँगा कि कौन सी अभी प्रायोरिटी रन हो रही है हमारी। सो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आपने एक टेस्ट प्रायोरिटी नाम का एक क्लास बनाया है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट बनाया है थ्रेड का, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट भी बनाया है थ्रेड का। फिर हमने सेट नेम से क्या किए हैं, उस थ्रेड की नेम को सेट कर दिया है। पहला थ्रेड है थ्रेड 1 एंड दूसरा नाम सेट किए हैं थ्रेड 2। उसके बाद यहाँ पे हमने प्रायोरिटी सेट कर दी है, टी डॉट सेट प्रायोरिटी। पहला थ्रेड जो चलेगा उसकी प्रायोरिटी हमने मिन सेट की है। उसके बाद जो दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया है उसकी प्रायोरिटी को हमने मैक्स सेट की है। उसके बाद टी डॉट स्टार्ट से हमने अपना ऑब्जेक्ट के थ्रेड को स्टार्ट कर दिया है। अब फिर से एक बार ओवरफ्लो देखते हैं। पहले आपका जो है प्रोग्राम आएगा टेस्ट, पहले तो आपका क्लास खोजेगा मेन क्लास जो कि आप बनाए टेस्ट प्रायोरिटी के नाम से, फिर उसके बाद मेन में आएगा, मेन से फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है किसका, जो थ्रेड क्लास है उसका ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है, दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, पहला है टी वन फिर दूसरा है टी टू। सो उसके बाद हमने क्या किया है, ये जो T1 T2 है इसके थ्रेड नेम को डिफाइन किया है। सो T1 का जो थ्रेड बनेगा उसका नाम हमने रख दिया थ्रेड 1, एंड T2 का जो थ्रेड बनेगा उसके के नाम को हमने लिख दिया है T2, थ्रेड T2। अब उसके बाद हमने T1 एंड T2 ऑब्जेक्ट की प्रायोरिटी को डिफाइन कर दिया है। T1 की जो प्रायोरिटी है वो मिनिमम रहेगी, और T2 की जो प्रायोरिटी है वो मैक्स रहेगी। सो जब हम स्टार्ट करेंगे T1 एंड T2 को, भले ही हमने T1 को स्टार्ट किया है पहले, बट हम जानते हैं कि जैसे ही T1 डॉट स्टार्ट स्टार्ट करते हैं तो दोनों मेथड साइमल्टेनियसली चलता है। सो यहाँ पे हमारा पहले T2 वाली प्रायोरिटी प्रिंट हो जाएगी। सो उसके बाद यहाँ पे जैसा कि हम जानते ही हैं, वॉइड जैसे ही वहां से यहाँ से जैसे ही स्टार्ट कॉल होता है, ये जाता है तुम्हारे मेन मेथड के पास, और मेन मेथड से कहेगा तुम रन नाम के मेथड को इमीडिएट वे से एग्जीक्यूट कराओ। सो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद नीचे आते हैं, नोट्स क्या है, हाँ, आप प्रायोरिटी सेट तो कर दिए हैं, बट कोई एज इट इज वे नहीं है कि आपकी प्रायोरिटी वही एग्जीक्यूट होगी। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा होगा ओएसबी सीपीयू शेड्यूलर। सो टोटल जो भी प्रायोरिटी डिपेंड करता है वो सीपीयू शेड्यूलर पर डिपेंड करता है। आपका सीपीयू शेड्यूलर ही सब करता है, कौन सी प्रायोरिटी पहले चलेगी कौन सी नहीं। अगर सीपीयू शेड्यूलर कहीं पर चाहेगा कि ये प्रायोरिटी मुझे हाई रखनी है, सो आपके डिफाइन करने के बावजूद भी वो प्रायोरिटी आपको सेट होती हुई नहीं दिखेगी आपके आउटपुट में। सो अब यहाँ पे देखते हैं सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है। सो हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, लाइक हमें क्या करना है कि एक नोट्स हम रीड कर रहे हैं और साइमल्टेनियसली हम उसे डिलीट भी कर रहे हैं पीछे से, तो उसमें क्या होगा, उसमें सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत होगी। क्यों? क्योंकि आप नोट रीड कर रहे हैं, अब मान लो आपका जो डिलीट का थ्रेड है पीछे से वो हाई है, उसकी स्पीड ज्यादा है। सो आपके रीड करने से पहले ही वो तो कंटेंट को डिलीट कर देगा। अगर उन दोनों के बीच में म्यूचुअल कनेक्शन नहीं रहेंगे, एक दूसरे को नहीं ट्रैक कर पाएंगे कि कितना भी काम कंप्लीट हुआ है, तो वो रीड करने से पहले ही डिलीट कर देगा ना। तो वहां पे जो कॉन्सेप्ट आता है सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन मीन्स एक दूसरे से म्यूचुअली इंटरकनेक्ट रहना, कितना वर्क हो गया है एक थ्रेड का, या अभी थ्रेड क्या वर्किंग परफॉर्म कर रहा है, ये सब सिंक्रोनाइजेशन एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करके ना डिटेल शेयर करते हैं।
सो देखते हैं, इट इज a mechanism that bounded to access the multiple thread to share the common resources. Hence he suggested to be useful where only one thread at a time is granted to access the runover. मीन्स जहां पे एक से ज्यादा रिसोर्सेज स्टार्ट होंगे, लाइक रीड एंड डिलीट वाले में, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे रिसोर्सेज शेयर होने ही चाहिए। जैसे रीड एंड राइट वाला मैं बताया था आपको, अगर वहां पे रिसोर्सेज शेयर नहीं रहे तो रीड करने से पहले ही वो डिलीट कर देगा। उसके बाद देखते हैं व्हाई सिंक्रोनाइजेशन रिक्वायर्ड। आपको बताया ही था, वहाँ पे डाटा इनकंसिस्टेंसी होती है, मीन्स डाटा पढ़ने से पहले ही डिलीट कर देगा। जहाँ डाटा इंटीग्रिटी होती है, मीन्स आपका एक डाटा है जो हाई इंटीग्रिटी आपको मेंटेन करनी है। इंटीग्रिटी मीन्स आप समझ सकते हैं कि एक वैल्यू, उसकी वैल्यू आपकी ज्यादा है डाटा की, तो वहां पे आपको सिंक्रोनाइजेशन जरूर करना चाहिए, नहीं तो आपका डिलीट हो जाएगा डाटा। लाइक उस रीड वाले कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ, अगर आपको पढ़ना जरूरी था, डिलीट बाद में ही होता, तो वहां पे आपको सिंक्रोनाइजेशन करना ही पड़ेगा, नहीं तो डिलीट ऑपरेशन अगर फास्ट हुआ तो आपके सारे डाटा को डिलीट कर देगा। To work with a common shared resource which is very essential in the real world such as a banking system। हाँ, बैंकिंग सिस्टम का ले लीजिए, वहां पे अगर आप डाटा रीड करने से पहले ही यूजर का डिलीट कर दे रहे हैं, पैसा डिडक्ट नहीं हुआ अकाउंट से, तभी आप पे पॉपअप आ गया कि आपका पैसा डिडक्ट हो गया, भाई यूजर तो फ्रस्ट्रेट होने लगेगा ना। सो वहां पे सिंक्रोनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है, तभी जावा जो है पावरफुल है इन द वर्ल्ड, क्योंकि इसमें सिंक्रोनाइजेशन है, मल्टी थ्रेडिंग है। सो जितने भी बैंकिंग के वर्क होते हैं, लाइक आप ले लीजिए जो दुनिया की सबसे बड़ी ट्रांजैक्शन कंपनी है पेनपॉल, वो भी अपने बैकएंड में जावा का ही यूज करती है, और मोस्टली कंपनियां जावा ही यूज करती हैं अपने बैकएंड में। तो उसे रहने देते हैं, यहाँ पे आते हैं इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन इन जावा। तो इंटर थ्रेड क्या होता है, मीन्स ये कुछ मिलता जुलता है उसी सिंक्रोनाइजेशन की ही तरह है। जैसे कि आप दो थ्रेड बनाए और वो थ्रेड एक दूसरे से, इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन मीन्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे इंटरनली। तो वहां पे कॉन्सेप्ट आता है इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन। एक इसका रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। आपके नाम पे एक क्लास है प्रोड्यूसिंग डाटा नाम से, और एक क्लास है कंज्यूमिंग डाटा नाम से। आपने इन दोनों का जो है थ्रेड क्रिएट किया। मान लो आप चाहते हैं कि जो प्रोडक्शन है डाटा का वो फर्स्ट हो देन कंज्यूम हो। अगर आप इसमें इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन नहीं रखेंगे, तो वहां पे क्या हो सकता है, जो कंज्यूमर है वो ज्यादा कंज्यूम करने लगेगा और प्रोडक्शन रेट जो है वो कम रहेगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि कंज्यूमर बेचारा देखता ही रह जाएगा और प्रोडक्शन बहुत स्लोली होगा। तो वहां पे क्या आ जाएगा, आप ओएस में पढ़े होंगे, स्टारवेशन प्रॉब्लम आ जाएगी, वहां पे स्टक हो जाएगा आपका कंज्यूमर। सो स्टक ना हो, एक दूसरे में म्यूचुअल कनेक्शन बना रहे, वहां पे इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन आता है। इसीलिए सो क्या डिफरेंस है दोनों में, सिंक्रोनाइजेशन में एंड इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन में, दोनों में क्या डिफरेंस है। सो मैंने बताया था जैसा कि आपको, सिंक्रोनाइजेशन में क्या होता है, बस रिसोर्सेज शेयर होते हैं, लाइक कितना रीड कर लिया, कितना वो डिलीट कर लिया डाटा, एक दूसरे से रिसोर्सेज शेयर होते हैं। और इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन में क्या होता है, यहाँ पे म्यूचुअली एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं थ्रेड, और एक दूसरे पर सिंक्रोनाइज्ड होते हैं, कितना उनका काम हो गया है कितना नहीं हुआ है, ये पैरेलली शेयर करते हैं डाटा एक दूसरे से। वहां पे क्या होता है, बस रिसोर्स शेयर होता है। यहाँ पे क्या होता है, जो थ्रेड होता है वही एक दूसरे से शेयर्ड होते हैं। तो हमने प्रोडक्शन और कंज्यूमर वाला आपको बताया ही था एग्जांपल। यहाँ पे लाइक अगर आपने प्रोडक्शन कम कर रहे हैं और कंज्यूमिंग ज्यादा कर रहे हैं, तो वहां पे कंज्यूमिंग को वेट स्टेट पे लगाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा एक टाइम आएगा जहाँ पे कंज्यूमिंग स्टारवेशन में चला जाएगा, उसे ज्यादा वेट करने लगेगा कि प्रोडक्शन हो फिर मैं कंज्यूमिंग करी। और जैसे ही उसे आप वेट स्टेट में लगाएंगे, आपको नोटिफाई करना पड़ेगा जब आपका प्रोडक्शन फुलफिल हो जाएगा कि हाँ हमारे पास इनफ प्रोडक्शन है कंज्यूमर के लिए, तो आप नोटिफाई भेजेंगे। अगर आपके पास एक से ज्यादा कंज्यूमिंग है, तो आप नोटिफाई आल वहां पे भेजेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक रियल लाइफ और एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि आप एक गए हैं रेस्टोरेंट में, हाँ, वहां पे क्या होगा, आप ऑर्डर करेंगे पहले कोई प्रोडक्ट को, क्या करेगा, वेटर जाएगा आपसे, आपके कुकर को कहेगा कि ये प्रोडक्ट समथिंग क्लाइंट ने ऑर्डर किया है, आप इसे बनाइए। जब तक वो कुकर आपका बनाएगा खाना, तब तक वो क्या करेगा, वेटर वेटिंग स्टेट में रहेगा। जैसे ही कुकर बना लेगा खाने को, तो कुकर क्या करेगा, वेटर को नोटिफाई करेगा कि हाँ भाई खाना तैयार हो गया है, तो वेटर क्या करेगा, सर्व कर देगा। अब आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था उसे थोड़ा सा देखते हैं। सो हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, डिफरेंस बिटवीन चेक्ड एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन को हमने डिस्कस कर लिया। हमने बताया भी था चेक्ड एक्सेप्शन क्या होता है, अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या होता है। उसके बाद हमने अर्थमेटिक एक्सेप्शन को भी हैंडल कैसे करते हैं, ट्राई कैच ब्लॉक लगा के कब अर्थमेटिक एक्सेप्शन आता है उसे भी देख लिया। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन विद सुटेबल एग्जांपल में पहला है कैरेक्टर स्ट्रीम एंड बाइट स्ट्रीम। तो आपको लिखना कैसे है,
आपको पूछ रहा है कि इनके बीच में डिफरेंशिएट कीजिए, बट आपको ये सीधा डिफरेंशिएट नहीं करना है। आपको पहले डिस्क्राइब करना है कैरेक्टर स्ट्रीम को, फिर बाइट स्ट्रीम को, फिर इन दोनों का प्रॉपर डेफिनेशन जितना हमने बताया है, फिर उनका क्लास लिखना है, फिर एक-एक एग्जांपल देना है। हाँ, कुछ की पॉइंट आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फिर वेट बताया था, नोटिफाई बताया था, वेट वेट स्टेट में चला जाता है। नोटिफाई क्या करता है, वेट स्टेट से उठाने के लिए उस थ्रेड को एक्टिव मोड में लाने के लिए नोटिफाई का यूज़ करते हैं। अब सेक्शन बी में आ जाते हैं। डिस्क्राइब द वे टू क्रिएट थ्रेड इन जावा। जावा में थ्रेड को क्रिएट करने के लिए मैं आपको दो वे बताया था, विद द हेल्प ऑफ द एक्सटेंड थ्रेड क्लास को करके, और दूसरा बताया था रनेबल इंटरफेस का यूज करके विद द सुटेबल कोड। कोड भी आपको एक्सप्लेन किया हूँ एक एक, और आपको एक एक कोड को विजुलाइज भी कराया हूँ कहाँ से कहाँ जाता है, ताकि आप रटे ना उसे, उसे अंडरस्टैंडिंग बना के लिखें। आल्सो एक्सप्लेन विच मेथड इज मोर सुटेबल फॉर टू क्रिएट थ्रेड। और बताइए कौन सा इसमें से थ्रेड अच्छा रहेगा, मतलब क्रिएट करने के लिए कौन सा वे। हम जैसा कि जानते हैं, हम देखे थे दो वे है। पहला है कि एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करके थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करवा के, दूसरा था रनेबल इंटरफेस यूज करके। अगर आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी किसमें, इनहेरिटेंस में, वहां पे देखे थे इनहेरिटेंस हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है। अगर हम 3-4 क्लास बना दे रहे हैं अपने थ्रेड क्लास में, अब उन 3 चारों क्लासों को हमें कंटिन्यूअसली एक्सेस करना है। वहां पे हमें थ्रेड कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा ताकि चारों क्लास एक ही टाइम पे एक्सेस हो। अब हम जैसा कि जानते हैं, जैसे ही हम लगाएंगे एक्सटेंड कीवर्ड चारों क्लासों को यूज करने के लिए थ्रेड में, वहां पे तो होगा ही नहीं, क्योंकि आप जानते ही हैं जहाँ एक्सटेंड कीवर्ड लगता है वहां पे आपका आ जाता है इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। और इनहेरिटेंस में हम एक साथ 3-4 क्लास को एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि मल्टीपल इनहेरिटेंस आपने पढ़ा होगा, वहां पे अलाउ नहीं होता है। यहाँ पे हम उन चारों क्लासों को एक्सेस करने के लिए रनेबल इंटरफेस का यूज करते हैं। बेसिकली इसलिए हमारा रनेबल इंटरफेस ज्यादा यूजफुल होता है एज कम्पेयर टू एक्सटेंड थ्रेड क्लास। उसके बाद आपको अभी इसका एग्जांपल दिखाऊं मैं, देख सकते हो। हमने क्या किया है, यहाँ पे थ्योरी लिख दिया है, वो आपका क्वेश्चन वाला थ्योरी यहाँ पे लिखा हूँ, और उसका एग्जांपल दिया हूँ कि क्यों हमें यूज करना चाहिए। जैसे कि हम जावा डज नॉट सपोर्ट द मल्टीपल इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट, जो जैसा कि आप जानते ही हैं, उसके लिए हम वहाँ पे एक्सटेंड अनदर क्लास नहीं कर सकते। उसके अल्टरनेटिव वे में हम क्या किए हैं, इम्प्लीमेंट रनेबल को इम्प्लीमेंट कर दिए हैं अपने क्लास में। एग्जांपल देखो, हमने इंटरफेस ए बनाया हूँ, इंटरफेस बी बनाया हूँ, और उसके बाद इन दोनों इंटरफेस को यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ एट द सेम टाइम। यहाँ पे इनहेरिटेंस अगर कॉन्सेप्ट लगाता तो ये इंटरफेस आप यहाँ पे एक्सेस नहीं कर पाते। यहाँ पे हमने क्या लगाया हूँ, इम्प्लीमेंट क्लास का इम्प्लीमेंट यूज किया हूँ, ताकि हम ए और बी दोनों को यूज कर सकें साइमल्टेनियसली। और अगर वही एक्सटेंड कीवर्ड यूज करता तो वहां पे मल्टीपल इनहेरिटेंस आ जाता, यूज ही नहीं हो पाता। और बाकी का प्रोसेस वैसे सेम ही है। आप अगर इंटरफेस नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। इंटरफेस में हमने बताया था आपको कि आप जो है एक मेथड बनाते हैं, इसके अंदर कोई भी मेथड बनाए इंटरफेस के अंदर, वो एज ए एब्स्ट्रैक्ट ही ट्रीट होगा। यहाँ पे भी आप कोई भी मेथड बनाएंगे एब्स्ट्रैक्ट ही। हमने बताया था कि जो भी इंटरफेस रहेगा उसे ओवरराइड करवाते हैं उसके मेथड को, जो आपका रनेबल इंटरफेस रहता है वहां पे लाके ओवरराइड करवाते हैं। मेथड ए को यहाँ पे हमने ओवरराइड करवा दिया, और मेथड बी को हमने लाके यहाँ पे ओवरराइड करवा दिया है। सो अगर आपको वो इंटरफेस वाला कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो हमारा वीडियो ऑलरेडी, हम वीडियो अपलोड किए हैं, उसे देख लीजिएगा। और हमारी यूनिट यहाँ पे खत्म हो जाती है। थोड़ा सा आके देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया। ये आपका पहला, आपके पेपर को हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया इसमें। अब सिलेबस पे आते हैं। सिलेबस में हमने हमने देखा था आइडिया बिहाइंड एक्सेप्शन हैंडलिंग को, फिर एरर एंड एक्सेप्शन के बीच में डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेप्शन देखा था, कंट्रोल फ्लो देखा था, फिर जेवीएम रिएक्शन देखा था, फिर ट्राई का इसको लगा के देखा था, थ्रो भी देखा था, फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग भी देखा था, थ्रो एंड थ्रो का यूज करके, फिर इनबिल्ट एंड यूजर डिफाइन को भी देखा था, उसमें चेक्ड एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन भी देखा था, फिर बाइट स्ट्रीम में आपका देखा था, फिर रीड राइट के सारे क्लासेस देखे थे, फिर उसके बाद थ्रेड देखा था हमने, थ्रेड की लाइफ लाइफ साइकिल को भी देखा था, प्रायोरिटी थ्रेड भी देखा था, सिंक्रोनाइजेशन एंड इंटरकनेक्ट थ्रेड भी देखा था। आपकी कंप्लीट सेकंड यूनिट यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपका हमने डिस्कस, हम यहाँ पे इस यूनिट को समअप करते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप चैनल को, और आपका कोई भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी क्वेरी लिखिएगा, आपके क्वेरी को जरूर रिजॉल्व किया जाएगा। थैंक यू।